प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ ही साथ वैसे लोग जो झारखंड को नजदीक से जानना और देखना समझना चाहते हैं या झारखंड के इतिहास को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी यह काफी उपयोगी होगा। इनफैक्ट आपको पता है कि स्पर्धा प्रकाशन ने अपने इस प्लेटफॉर्म पर, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जेपीएससी की परीक्षा हेतु अपना कोर्स लॉन्च किया है और उसमें बहुत सारे छात्र जो सिलेबस के इतर या सिलेबस से अधिक भी कुछ जानना चाहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर यहाँ के राजवंश और खासकर नागवंशी राजवंश के बारे में कुछ विस्तार से बताया जाए। तो मुझे लगा कि यह टॉपिक इतना अच्छा है कि इसके बारे में जरूर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से मैंने जब बारीकी से अध्ययन किया यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के नागवंशी राजाओं के बारे में, तो इतना कौतूहल और इतना मजेदार मुझे लगा कि वाकई इस पर तो वीडियो बनना ही चाहिए। और मुझे सच पूछिए तो देवकीनंदन खत्री जी की याद आ गई। देवकीनंदन खत्री जी के बारे में आपने सुना होगा। वे बहुत बड़े तिलस्म के उपन्यास लेखक हैं। तिलस्मी उनके जो उपन्यास हुई चंद्रकांता, वह अब तक उतनी लोकप्रियता अन्य किसी पुस्तक में न पाई और उनका भी वही था। उन्होंने जंगलों में भ्रमण किया, खासकर रोहतासगढ़ किले के आसपास में, और उसमें उन्होंने जो वहां के पुराने राजवाड़ों के किले और प्रासाद देखे और उसमें जो उन्होंने रहस्य फील किया, अनुभव किया, उस पर उन्होंने इतनी बड़ी ग्रंथ लिख दी जिसके बारे में बोला जाता है कि शायद हिंदी के पाठक जितने देवकीनंदन खत्री ने क्रिएट किए उतने अन्य किसी भी लेखक ने नहीं किया। तो इसका कारण यह है कि वह इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी, इतनी मजेदार, रहस्य रोमांच से भरी हुई थी कि लोग उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हिंदी सीखे। तो मुझे भी जब मैं झारखंड के राजवंशों के बारे में पढ़ना शुरू किया, जब मैंने पुस्तक लिखी और खासकर अभी जब छात्रों का यह रिक्वेस्ट आया कि सर इस पर आप एक थोड़ा विस्तार में मुझे कुछ बताएं, सो दैट कि हमें भी इसका फाउंडेशन, इसका बेस या झारखंड की जो पुरानी परंपरा, व्यवस्था, शासन पद्धति रही उसके बारे में जानकारी मिल सके, तो मुझे लगा कि इस पर जरूर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड की भूमि प्राचीन काल से विभिन्न शासकों द्वारा शासित होते रही, लेकिन यहाँ शासित होती रही से अभिप्राय यह नहीं है कि जिस प्रकार मौर्यन ने शासन किया भारत के भूभाग पर, या उसके बाद गुप्त वंश आए या हर्षवर्धन का साम्राज्य रहा, तो उस तरह से जो साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया और जो शासन करने की उनकी पद्धति थी और जो एक तरह से राजतंत्र का स्वरूप था, वह यहाँ के शासकों में बिल्कुल नहीं थी। यह सबसे बड़ी बात थी। आपने देखा होगा कि लिच्छवी गणराज्य के बारे में चर्चा की जाती है जब महाजनपद की बात होती है, 16 महाजनपद, जिसमें लिच्छवी गणराज्य, जिसे माना जाता है कि विश्व का प्राचीनतम गणराज्य था, जिसमें लोग अपनी इच्छा से, अपनी अनुमति से, अपनी सहमति से वहां का शासक नियुक्त करते थे। तो उसी प्रकार जब मैंने यहाँ के लोगों के, यहाँ के राजाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि बिल्कुल वह परंपरा, वह प्रथा यहाँ भी विद्यमान थी। तो अब मैं चाहूंगा कि इसमें आगे मैं बढ़ूं, और जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके बारे में वर्णन हमें मिलता है विभिन्न स्रोतों से, उसमें काफी विरोधाभास है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि झारखंड में यह एक पूरी तरह से जंगलों से आच्छादित प्रदेश था, काफी घने जंगल थे, और पहले भी वेनसांग ने भी लिखा है कि 5 फीट से अधिक की दूरी पर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्षेत्र कितना घनघोर और कितना भयावह, कितना दुरूह रहा होगा। वैसे में यहाँ पर जनजातियों का, लोगों का निवास वाकई एक काफी कठिन कार्य रहा होगा। फिर भी उन्होंने सामूहिकता के दम पर अपने अस्तित्व को बरकरार रखा और काफी खुशी से प्रकृति के साथ एकात्म होते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया, और आज तक उनका जो जीवन है अनुकरणीय है और प्रकृति के अनुरूप है। तो इन गणराज्यों में 4 राज्यों की, यहाँ के जो शासक थे, शासन व्यवस्था थी, या जब से इसका स्रोत मिलता है
उसमें 4 राजवंशों की बात आती है, और कहें कि 3, पहला जैसे मुंडा शासन, उसके बाद नागवंशी शासन जो कि छोटानागपुर के क्षेत्र में था, जिसे चोटिया नागपुर भी कहा जाता है और जिसे नागपुर खास भी कहा जाता है, छोटा नागपुर खास। उसके बाद जो पलामू का क्षेत्र है वहां पर रक्सेलों का शासन था, और अगर कोल्हान के सिंहभूम की बात की जाए तो यहाँ पर सिंह वंश का शासन था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रमुख शासक हुए जिनका काफी लंबे समय तक शासन चला, और सबसे बड़ी बात है कि कमोबेश सबका उसी तरह का शासन चला जो यहाँ के लोगों के अनुकूल था, और यहाँ के लोग जिसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते थे। तो मैं जो यहाँ का सबसे प्रमुख राजवंश था नागवंश, उसके बारे में आज विस्तार से चाहूंगा कि चर्चा करूं, क्योंकि इस राजवंश के बारे में छोटा नागपुर के समूचे भूभाग पर एक समय इसका राज था। और पूर्व में मैंने कहा था कि मुंडाओं ने जब प्रवेश किया झारखंड के भूभाग पर रोहतासगढ़ के द्वारा, जब आर्यों का दबाव बना, तो वे उस जगह से जो मैदानी भाग थे वहां से वो शिफ्ट हुए और इन जंगलों की ओर प्रवेश करना शुरू किए। तो उस समय इन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था असुरों का। असुर उस समय यहाँ की जो प्राचीन जनजाति थी वो यहाँ पर निवास करती थी, और उनके कारण उन्होंने जो प्रतिरोध किया वह इनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त था, लेकिन इन्होंने असुरों पर आधिपत्य किया, असुरों का दमन किया और अपने शासन स्थापित करने में कामयाब हुए। तो जो सबसे पहले नाम आता है मुंडा का, वह ऋषा मुंडा के रूप में आता है। कि कहा जाता है कि ऋषा मुंडा अपने 21,000 अनुयायियों के साथ, लोगों के साथ यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रवेश किया, और उसने जंगलों को काटकर भूमि बनाने का कार्य शुरू किया, और इस क्रम में जो भी प्रतिरोध यहाँ के स्थानीय निवासियों से हुआ उसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप इस भूभाग पर उनका एक तरह से आधिपत्य हो गया। ऋषा मुंडा ने ही, हालांकि उस समय यह व्यवस्था नहीं थी जो अभी क्या है, लेकिन ऋषा मुंडा ही को ही कहा जाता है कि उसने सुतिया पाहन या सुतिया मुंडा नामक व्यक्ति को यहाँ का राजा नियुक्त किया, और जो कि उसका शासनकाल या मुंडा शासन के रूप में जाना जाता है। और वह व्यवस्था 4 स्तरीय मानी जा सकती है, 3 स्तरीय आप मोटे तौर पर कह सकते हैं। पहला ग्राम स्तर पर जिसके प्रधान मुंडा हुआ करते थे, दूसरा पढ़ा स्तर पर कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता था जिसका मानकी हुआ करते थे, या मानकी मुंडा राजा हुआ करते थे, पढ़ा राजा। और तीसरा परगना, कई पढ़न को मिलाकर एक परगना बनाया जाता था, और उसके हेड जो होते थे परगनैत कहलाते थे, और उसके ऊपर में राजा जो कि सबों के को नियंत्रित करते थे अपने भूभाग और उस क्षेत्र के। तो सबसे पहले जो सुतिया पाहन या सुतिया मुंडा द्वारा स्थापित मुंडा राज रहा, वह बहुत दिनों तक ये चला नहीं, और इसी परंपरा पर वह शासित होते रहा। जो आखिरी उसका राजा कहे वह था मुद्रा मुंडा। मदरा मुंडा ने भी अपनी उस व्यवस्था को जारी रखा, लेकिन उसी के बाद से प्रारंभ होता है नागवंश का शासन। तो मित्रों, नागवंश के शासन के पीछे कई किंवदंतियां, कई कहानी है जो काफी दिलचस्प है, और बहुत सारी कहानियां उसमें वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अब आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है कि किसको स्वीकार करें और किसको रिजेक्ट करें, फिर भी हम कुछ कहानियों में उसका मूल तो ये निकल कर आता ही है कि नाग से संबंधित वह कुछ मामला है, और इसीलिए नागवंश इसका नाम पड़ा। तो प्रारंभ में माना जाता था कि यह जो है भूमि वह नागों से भरा पड़ा है और सोने से भरा हुआ है, अर्थात यहाँ पर प्राचुर संपदा है जिसकी रक्षा नाग करते हैं, सांप करते हैं। तो इसीलिए दिशुम नाग इसका नाम दिया गया कि नागों का की भूमि। तो सबसे पहला जो प्रश्न आज के डेट में अगर किसी भी तर्क के दृष्टिकोण से देखें तो यही प्रतीत होता है कि शायद इसीलिए जब थोड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ का शासन प्रारंभ हुआ तो नाग वंश के रूप में इसे स्थापित किया गया। तो ये एक प्रचलित कहानी या प्रचलित डिस्कशन के आधार पर या अपने आज के दौर के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है। लेकिन
बहुत सारी अन्य भी दंत कथाएं हैं जिसका उल्लेख जो स्पर्धा प्रकाशन के लिए पद्मश्री गंजू गिरधारी राम गंजू जी ने लिखी थी बुक, उसमें उन्होंने जिनका जिक्र किया है उसमें 3-4 कहानियां देखने को मिलती है। उन 3-4 कहानियों में एक जो लगभग सभी इतिहास की पुस्तकों में दिखती है वह यह बड़ा ही रोचक है कि नाग वंशों का इतिहास काफी पुराना रहा है। आपने देखा होगा कि तक्षक नाग के बारे में भी आपने सुना होगा कि तक्षक नाग अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को डसकर मार दिया या उसे मार के मौत के घाट उतार दिया। और इनफैक्ट अर्जुन ने नागखंड को जलाकर भस्म कर दिया था। जब वनवास के समय में अर्जुन, महाभारत के स्टोरी में आपने पढ़ा होगा कि जब थे तो श्री कृष्ण ने कहा कि नागखंड में काफी उत्पात हो रहा है और वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें उसका नाश करना, नागों का नाश करना आवश्यक है। तो उसमें नागों को मारने के क्रम में जो तक्षक नाग था वहां से निकलकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होता है और अपनी राजधानी तक्षशिला में स्थापित करता है। तो जब मौका उसे मिलता है परीक्षित को, उसने भी प्रण ले रखा था कि मैं भी पांडवों का समूल नाश करूंगा, तो उसने परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र था, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, तो अभिमन्यु के मरने के बाद परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित जब सिंहासन पर आता है हस्तिनापुर के, तो उसे मारने का काम तक्षक नाग ने किया। फिर तक्षक नाग जब ऐसा हुआ तो सबों ने उसे मारने के लिए बहुत कोशिश की और उसका जो पुत्र था तक्षक नाग का, वह पुंडरीक, वहां से वह भागकर आता है और इस भूभाग में आकर छुप जाता है। जब वहां से यहां वो आता है तो उसी क्रम में बनारस उसका जाने का होता है, या बनारस से भ्रमण करते हुए कोई दंपति आते हैं, ब्राह्मण दंपति, जिनकी एक पुत्री होती है और उसके साथ संयोग से उन दोनों का अफेयर होता है और उससे एक पुत्र का जन्म होता है। लेकिन जो लड़की होती है वह बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है, उसके दांत, उसके जीभ फटे हुए होते हैं, उसे बार बार पूछती है कि तुम्हारा जीभ फटा हुआ क्यों है, और वह बार बार इनकार करता है, बताना नहीं चाहता है, बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफी अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन जब पुत्र का जन्म होता है तो वह फिर से इस पर उसके लिए दबाव डालती है कि तुम बताओ कि आखिर कौन हो। तो फिर वह बताता है वह रहस्य और अचानक वो छलांग लगा जाता है तालाब के किनारे में। उसके बाद जब वो लड़की देखती है कि वो तालाब के किनारे में वो जाकर डूब तो नहीं गया, तब तक वह भी उसमें छलांग लगाती है और इस प्रकार दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बच्चा जो उनका था उसको उसने तालाब के किनारे में छोड़ रखा था। तो फिर जब वो नाग, यहां पर आप सर्प से उसका ले सकते हैं तात्पर्य, जब पुंडरीक नाग वहां पर विलुप्त हो जाता है तो वो नाग के रूप में पुनः आता है और उस बच्चे को वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है। और यह घटना ग्रामीणों द्वारा देखी जाती है और काफी चर्चित होती है, लोग उसे देखने आते हैं। उस समय मदरा मुंडा के पास भी यह खबर जाती है और वह आता है और उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है और उसका पालन पोषण प्रारंभ करता है। उसके बाद उस बच्चे का नामकरण, चूंकि वह नाग फन के नीचे में पाया जाता है, तो फनी मुकुट राय उसका नाम रखा जाता है। मुद्रा मुंडा को पहले से ही एक पुत्र होता है जिसका मणि मुकुट राय नाम होता है। जब ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो इनकी काबिलियत के लिए दोनों का पालन पोषण एक राजा के घर में ही होता है और उनकी काबिलियत के आधार पर डिसाइड होता है, परीक्षा ली जाती है घोड़े पर चढ़ने की और घुड़सवारी की। तो उसमें मणि मुकुट राय पिछड़ जाता है और फनी मुकुट राय उसमें विजयी होता है, छोटे होने के बावजूद। उस स्थिति में कहीं से कोई चांस नहीं बनता है कि अब मणि मुकुट राय को राजा घोषित किया जाए। और चूंकि मदरा मुंडा भी दोनों को ही इक्वली लाइक करता था, इसलिए उसने फनी मुकुट राय को वहां का राजा घोषित करता है और मणि मुकुट राय को उसका दीवान या सरदार।
तो यह जो भी प्रोसेस होता है बिल्कुल ही एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर में होता है, बिल्कुल ही एक अच्छे सौहार्दपूर्ण ढंग से होता है। और यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति रही कि जब ये ऐसा होता है तो फनी मुकुट राय में भी किसी भी प्रकार का गर्व या दर्प का भाव नहीं आता है और वह मुंडाओं को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकारता है, जिसका परिणाम आज तक आपको देखने को मिलता है कि वे जो उसकी शासन व्यवस्था और परंपरा थी, 4 स्तरीय जो शासन परंपरा जो उन्होंने पाल रखा था, ग्रामीण स्तर पर, पराह स्तर पर, परगना स्तर पर और राज्य स्तर पर, उसने उसी को अपनाया और उसी का विस्तार आगे चलते रहा। तो ये एक पौराणिक कथा है कि जो आदि पुरुष फणी मुकुट राय नागवंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, उनके द्वारा नागवंश की स्थापना हुई और नाग से तात्पर्य उनका उस नाग फन के नीचे पाया जाना, इसके चलते रहा। दूसरी जो कथा लोग सुनते और बताते हैं वह इस तरह की मदरा मुंडा की एक बेटी थी, यौवना थी, और उसका संपर्क बाहर से आए एक ब्राह्मण नवयुवक से होता है, जो अपने धर्म प्रचार प्रसार हेतु इस क्षेत्र में घूमते हुए आ पहुंचा था। दोनों में अफेक्शन होता है और उन दोनों के चलते उन दोनों से एक पुत्र का जन्म होता है। यह बात प्राय लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन जब पता चलती है कि बच्चे उसके गर्भवती है मदरा मुंडा की बेटी, तो जो ब्राह्मण व्यक्ति था वह वहां से कहीं चला जाता है और जो मदरा मुंडा की बेटी है वह तालाब के किनारे उस बच्चे को लोक लज्जा के भय से छोड़कर चली जाती है, जिसे एक नाग ने अपने फन से प्रोटेक्शन करके सूर्य की किरणों से बचाता है और यह बात राजा तक पहुंचती है, उसे स्वीकार किया जाता है और वह राजा फनी मुकुट राय के नाम से जाने जाते हैं। तीसरी कथा भी एक कुछ इसी प्रकार मिलती जुलती है कि मदरा मुंडा की जो बेटी थी उसका अफेक्शन, उसका अफेयर वहां के स्थानीय उरांव युवक से हो जाता है, क्योंकि उरांव और मुंडा भी लगभग एक ही साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो उरांव नवयुवक से हो जाता है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलती है। अब चूंकि अलग कुल के होने के कारण यह बात वह लोग सार्वजनिक भी नहीं करते हैं और जब पता चलता है कि अब उन्हें बच्चा होने वाला है तो लोक लाज के भय से वहां से वो उस बच्चे को वहां पर छोड़कर वह नवयुवक भी चला जाता है कहीं और मदरा मुंडा भी की बेटी भी वहां से आ जाती है। तो ये सारे किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं जो कि नागवंश की स्थापना के बारे में बताई जाती है। बात कुछ भी हो, लेकिन एक तथ्य सब में कॉमन है कि नाग फन के नीचे में फनी मुकुट राय का पाया जाना और इसीलिए इस राजवंश का नागवंश के नाम से प्रचलित होना, यह लगभग सबों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। दूसरा तथ्य जिस पर लोगों का मतैक्य नहीं है वह है उस कार्यकाल के बारे में, प्रारंभ होने की तिथि के बारे में। बहुत सारे विद्वान हैं और लगभग यह सर्वमान्य है कि प्रथम शताब्दी से नागवंश के इतिहास का प्रमाण मिलता है, जो कि अभी तक 1950 तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक उनके रहने का प्रमाण मिलता है। 1950 में जब राजवंशों का विलय हो गया, जब राज्यों का विलय भारतीय गणतंत्र में हो गया, तब यहाँ के राजवाड़े भी, यहाँ के राजवंश भी समाप्त हो गए और उसके बाद से कहीं भी उनका शासन या शासक नहीं रहा। तो लगभग जैसा कि मान्यता है 83 या 84 एडी में यह माना जा सकता है कि फनी मुकुट राय का कार्यकाल, फनी मुकुट राय का राज्य का अवधि प्रारंभ होता है। लेकिन अब बाल मुकुंद वीरोत्तम काफी रिनोन्ड हिस्टोरियन है, जो बिहार और झारखंड के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, काफी गहरा अध्ययन उनका रहा है और उसके आधार पर उनका कथन है कि जो दस्तावेज उन्हें उपलब्ध हुए हैं, चाहे वो अंग्रेज काल के हों, इंग्लिश काल के हों या पहले मुगल काल के, उसके आधार पर वो बताते हैं कि जो भी काल बताया गया है, अगर उतने लंबी अवधि तक लोगों का जीवित रहना या शासन करना संभव नहीं है, तो इस आधार पर उन्होंने 25 वर्ष अगर किसी का शासन काल औसत माना हो
तो उस आधार पर उनका कहना है कि 1000 के बाद से ही नागवंश का शासन रहा है। उसके पहले जातीय जनजातीय व्यवस्था में जो शासन चल रहा होगा वही रहा होगा। लेकिन आपको बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि नागवंश के जो अंतिम शासक थे उसी परिवार के एक सदस्य, फॉर्चुनेटली हमारे मित्र भी हैं। और जब दिल्ली में हम लोग अध्ययनरत थे, जब हम लोग अपने पढ़ाई के क्रम में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के क्रम में जब दिल्ली में थे, तो उस समय वे हमारे मित्र हुआ करते थे या हमारे साथ रूममेट हुआ करते थे जिस जगह में हम रहते थे, साथ थे। और उनका नाम है विक्रम नाथ सहदेव। मुझे अचानक उनका ख्याल आया और मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने अपनी दुविधा बताई कि आखिर हम माने तो माने किसको। तब उन्होंने मेरी बहुत हद तक समस्याएं सॉल्व कर दी और जो उन्होंने दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराए वह काफी इंफॉर्मेटिव और काफी स्वीकार करने योग्य है। तो मैं अब जो आगे आपको कुछ डिस्कस करूंगा वो उसी आधार पर आपको बताऊंगा कि हमें क्या मानना चाहिए कि उनका कार्यकाल और शासन कब से है। उस आधार पर अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था स्वाभाविक है कि राजा जिस तरह से वो अपना शासन करते थे, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि बिल्कुल ही तामझाम नागवंशी राजाओं में नहीं था। बिल्कुल आम जनों की भांति रहते थे और लोगों का सम्मान उनके लिए बिल्कुल ही कम न था, काफी उच्च दर्जे का था। उनके लिए वे मरने और जीने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और वे उनके हर सुख दुख में साथ रहते थे। इवन अगर भोज होता था तो ये भी पत्ते के दोने में ही खाना स्वीकार करते थे। घर भी इनके मिट्टी और फूस के बने होते थे, जिससे ऐसा ना भान हो कि वे राजा है तो आम प्रजा से कुछ अलग है। और उनके पास जो भी आते थे मामले, वह पूरी ईमानदारी के साथ उसका समाधान करने का कोशिश करते थे। तो इस प्रकार काफी ही अलग और विलक्षण किस्म का नागवंशों का शासन रहा है, जो सभी आज के परिदृश्य में अनुकरणीय है। यह गणतंत्र उस समय भी प्रभावी था और आज के समय में गणतंत्र तो प्रभावी होना ही चाहिए, है ही। यह सीखने योग्य थी और लोगों ने उसे अपनाया भी। बाद के भी कई क्षेत्रों में कई क्षेत्रीय राजाओं ने इस शासन व्यवस्था को अपनाया, जब तक कि बाहर लोगों का, मुगलों का या अंग्रेजों का यहाँ प्रभाव नहीं हुआ, तब तक ये बिल्कुल सिंपल ढंग से अपना जीवन जीते थे प्रकृति के साथ। इनके सभी जो भी सभ्य कल्चर थी उसमें इन्वॉल्व होते थे। जितने पर्व त्योहार होते थे एक साथ मिलकर वो एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे प्रकृति के साथ। प्रकृति के अनुरूप गाना गाना, मांदर और ढोलक के थाप पर थिरकना, ये सब उनके साथ शामिल था। पूरी तरह से यह कहे कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव शासन न होके, प्रशासनिक इकाई या शासन न होके राजा उनका सांस्कृतिक हेड हुआ करता था। कब किस आयोजन, किस पर्व का आयोजन कब होना है, कितने दिनों तक चलना है, कितने तरह के नृत्य होंगे, कितने तरह के उसमें व्यंजन होंगे, इन सबों के बारे में राजा अपनी सहमति देता था और अपना निर्णय करता था और उसमें शामिल होता था। उसका चाहे उद्घाटन का मौका हो या उसमें शामिल होकर खुद भी उसमें थिरकने और डांस करने का। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छी बात थी उस समय के शासकों की। पहले भी हमने अपने क्लास में जिक्र किया है, जो कुछ दिन पहले ही ये संपन्न हुआ था, उसका एक स्लाइड में यहाँ आप लोगों के सामने रखना उचित समझता हूँ। ये क्षेत्रीय राजवंश जो झारखंड में हुए, पहले तो इनफैक्ट इंटायर यह राज्य जो था वह पूरी तरह से नागवंशों के अधीन ही था। लेकिन बाद में जैसा आप देख रहे हैं पलामू का रेक्सेल, ये यहाँ हमारा सरायकेला, पोड़ाहाट, ये वाला क्षेत्र सिंह वंश, ये घाटशिला, ये मानभूम का इलाका उस समय, हालांकि बाद में यह सशक्त हुआ। और वैसे ही ये हमारा नागवंश। फनी मुकुट राय की शादी पंचेत राज की बेटी से हुआ था और उसके बाद से शासन आगे बढ़ा।
फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी जो सुतिया पाहन या सुतिया मुंडा ने स्थापित किया था, सुतियाम्बे, वहीं से उसका संचालन किया और वहीं से वह जितने भी हो सके न्यायिक कार्य या प्रशासनिक कार्य करते रहे और काफी लंबे वर्षों तक उन्होंने शासन किया। अब आगे अगर बढ़े तो यहां आप देख रहे हैं नौरतनगढ़ किला। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ समय के बाद से। नौरतनगढ़ किला यह काफी प्रसिद्ध है और संभवतः नागवंशी शासकों का यह पहला किला है। इसके पूर्व जैसा कि हमने बताया कि वे आम लोगों की तरह ही मिट्टी के घरों में या फुस के घरों में रहते थे, लेकिन यहाँ पर दुर्जन साल यहाँ के जो शासक थे, दुर्जन साल, उन्होंने इस किले का डोईसागढ़ में निर्माण कराया था। फिर हम बताएंगे कि आखिर ये कब और कैसे ये बना। और अभी मैंने जिसकी चर्चा आपसे की, कि हमारे मित्र विक्रमनाथ सहदेव ने, जो नागवंशी शासन की पीढ़ियों की अगली जनरेशन के मेंबर है और अभी रांची में रहते हैं, तो वो हमारे मित्र हैं और हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने नागवंशी शासकों की एक प्रमाणिक सूची उपलब्ध कराई जो इनकी वंशावली को दर्शाता है कि नागवंशी शासकों का राज्य का क्या रहा था स्वरूप। तो उसमें थोड़ा अगर मैं बड़ा करूं तो आप देखेंगे कि यहां से शुरू होता है उनका क्रम। महाराज श्रीमान फनी मुकुट राय जी, ये हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से लोगों की का मान्यता इतनी नहीं है, ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके तथ्य को हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या इसको किस रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और उसके किस रूप में देखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद ये सारी सूची आपके सामने में है, जिस स्रोत से लिया गया है स्वाभाविक है, काफी पुराना रहा होगा। और मेरे ख्याल से जो इसमें राजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव, जिसको लिखा हुआ है कि वर्तमान महाराजा, और इनका शासनकाल 1860। तो यह वंशावली 1860, यह पुस्तक इनफैक्ट लिखी गई होगी 1860 में, जो कि प्रताप उदयनाथ शाहदेव के काल तक है। इसके बाद भी शासक हुए। हमने आपकी सुविधा के लिए इसकी एक स्वच्छ प्रति भी, एक अच्छी ऐसी प्रति जो कि आप उसे देख सके, उसे भी आपके लिए तैयार कराया है और वह कुछ इस प्रकार है। इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह क्या है। नागवंशी शासकों की सूची प्रमाणिक स्रोत से। अब आप यहां देख रहे होंगे पहले राजा महाराजा फनी मुकुट राय। 94 वर्षों तक ऐसी मान्यता है कि उन्होंने शासन किया और इनकी राजधानी जो थी सुतियाम्बेगढ़। उपाधि इन्होंने राय स्वीकार किया और तब से राय के नाम से ये शासक जितने हुए मतलब इनके आगे के बहुत सारे राजा, वो राय टाइटल के साथ उन्होंने अपना नाम रखा। इस क्रम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 5वें राजा महाराजा प्रताप राय, जिन्होंने इतने वर्षों तक शासन किया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जानने योग्य हैं कि इन्होंने सुतियाम्बेगढ़, जो कि पिठोरिया के पास है, बहुत सारे लोग इस महल से और गढ़ से, जो अब खंडहर के रूप में वहां पर विद्यमान है, सुतियाम्बेगढ़ से इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया रांची लाई। और चुटिया छोटा नागपुर इसे बोला गया और इसी से छोटा नागपुर नाम फर्दर प्रचलन में आया अंग्रेजों के समय में। तो ये चुटिया रांची चलते रहा इन लोगों का नाम, आप देख पा रहे हैं। यहां पर अब आते हैं महाराजा भीमकरण। भीमकरण ने अपनी राजधानी, 29वें महाराजा हैं, अपनी राजधानी खुखरा
चुटिया से स्थानांतरित करके खुखरा में लाया, और साथ ही साथ जो पहले के जो टाइटल चल रहे थे राय, उसको उन्होंने कर्ण से स्थानांतरित कर दिया, कर्ण से रिप्लेस कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल है उनके बारे में ही मैं जिक्र कर रहा हूं। उसके बाद एक और महाराजा बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा बैरी साल। महाराजा बैरी साल, इन्होंने अपनी राजधानी खुखरा से चेंज करके डोईसागढ़ में लाया और यहीं पर नौरतनगढ़ की स्थापना हुई। उस गढ़ का, उस महल का निर्माण कराया इन्होंने, महाराजा दुर्जन साल ने। इसके पीछे भी कहानी है। इनफैक्ट जब जहांगीर का शासनकाल था और मुगलों का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ रहा था, तो उन्होंने यहां से कर लेने की ठानी और संदेशा भेजा दुर्जन साल जी के पास कि आप कर के रूप में हमें नियमित राशि देते रहे, अन्यथा आपके राज्य को मुगल शासन में मिला लिया जाएगा। दुर्जन साल काफी स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे और उन्होंने मना कर दिया कर देने से, टैक्स देने से, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो उनका सेनापति था जहांगीर का, इब्राहिम खान उसका नाम था, उसने दुर्जन साल के साथ लड़ाई की, अटैक किया और इन्हें कैद करके, इनके साथ साथ बहुत सारे राजाओं को भी कैद करके ग्वालियर के किले में डाल दिया। काफी लंबे समय तक ये ग्वालियर के किले में कैद रहे और लगभग 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक ये उस किले में कैद रहे। एक और घटना घटी जिससे इनको वहां से मुक्ति मिली। हीरे की बहुत अच्छी परख महाराजा दुर्जन साल को थी, और जब यह बात जहांगीर को पता चली तो एक दुर्लभ हीरा उसके पास था। उसने सोचा कि यह हीरा असली है कि नकली, इसकी कैसे जांच की जाए। उसके लिए उसने दुर्जन साल को बुलाया और दुर्जन साल ने उसी तरह का एक दूसरा बनाया। 2 हीरे थे, इनफैक्ट 2 हीरे थे, और राजा जानना चाहता था कि इन दोनों में से, जहांगीर जानना चाहता था कि इन दोनों में से कौन सा असली है। तो इन्होंने क्या किया कि उन दोनों हीरों को बकरे के सींग में वो बंधवाया और उनकी लड़ाई करवाई। जो नकली हीरा था वह फूट गया और जो असली हीरा था नहीं फूटा। इस तथ्य से जहांगीर काफी प्रसन्न हुआ और उसने छोड़ने का आदेश दिया। इनके साथ साथ जितने राजा छूटे वहां से, उस कैद से, तो ये लोग जब वापस आए इस क्षेत्र में, तो उन्होंने उपकार स्वरूप उन्होंने सोचा कि इनकी बदौलत हमारी रिहाई हो सकी है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों नहीं हम लोग अपने महाराज के लिए एक किले का निर्माण करें। तो सभी राजाओं ने मिलकर डोईसा में नौरतनगढ़ नामक किले का निर्माण कराया। और दूसरी बात यह भी थी कि बहुत नजदीक से दुर्जन साल ने मुगलों के क्रियाकलाप, उनके रहन सहन का देखा काफी लंबे समय तक, जिसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों नहीं उसी ढंग से जिया जाए, और यहाँ से इन्हें टैक्स भी देना था, कर भी देना था राजा को, इसलिए अपने लोगों से भी उसी तरह से ये टैक्स लेने लगे और इस प्रकार डोईसागढ़ नौरतनगढ़ किले का निर्माण हुआ। अब आते हैं यहाँ के बाद से, मधुकर साल के बाद से महाराजा देव साल, यहाँ उपाधि फिर साल से शाह हो जाती है। यह भी चले। यहाँ पाइए महाराजा यदुनाथ शाह, इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी डोईसागढ़ नौरतनगढ़ से चेंज करके पालकोट में स्थापित किया और फिर यह चलते रहा। महाराजा गोविंदनाथ शाहदेव, इन्होंने उपाधि फिर से शाह से शाहदेव कर दी। इसके पूर्व तक शाह चल रहे थे और उसके बाद शाहदेव हो गए, और यह स्वतंत्रता प्राप्ति तक महाराजा लाल चिंतामणि नाथ शाहदेव तक चला। और इनके पहले महाराजा उदयनाथ शाहदेव ने रातूगढ़ में अपना
राजधानी शिफ्ट किया और रातू का किला, भव्य किला जो आज भी विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जितने भी नागवंशी शासक थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, वे अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं और जानने योग्य हैं। सबकी शासन की मूल यही थी कि लोगों के साथ मिलकर, इन ट्रू सेंस गवर्नेंस फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कहने के लिए वे शासक जरूर थे, लेकिन वो शासक वाला उन पर दबाव, उन पर रौब नहीं था और उनमें वो गुरूर भी नहीं था। और शायद यही कारण है कि थोड़े मोड़े दबाव के बावजूद जितने भी इस क्षेत्र के राजा हुए, वे अपनी स्वायत्ता बनाए रखे और अपने लोगों के साथ खुशीपूर्वक जीवन यापन करते रहे और अपना शासन चलाते रहे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह हमारा सत्र काफी आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आप इससे बहुत कुछ जान पाए होंगे। फिर इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके, और दोनों ही एंगल से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी या वैसे लोगों के लिए भी जो झारखंड को जानना समझना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।